ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापीटिक योगा हम कर रहे थे, और उसी में अगला जो चैप्टर आता है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो महिलाओं के रोग हैं स्पेशली उनके बारे में बात करेंगे। चाहे वो मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे या फिर जो प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है उसकी भी हम बात करेंगे इसमें, कि उसमें कैसे कैसे क्या देखभाल इसमें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला आता है डिस्मेनोरिया। तो डिस का मतलब होता है पेन, और मेनोरिया मतलब जो मेंसेस के दौरान जो स्राव होता है वो। तो यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इसको बोल सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं या फिर आयुर्वेद में बोलते हैं कष्ट आर्तव, यानी कि कष्ट के साथ के आना, आर्तव। तो सबसे सिंपल ये डिजीज है, अगर समझने के एस्पेक्ट में बात करें तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होता क्यों है? बस जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में मेंसेस के टाइम पे, उसी की वजह से ये पेन होता है। तो दो टाइप का मेनली होता है, एक होगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होगा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी यानी कि जो नॉर्मल है, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होने को होंगे तो एक या दो दिन पहले या फिर उसी दिन स्टार्ट होगा पेन, और जैसे जैसे मेंसेस का दिन आगे चलते जाएंगे, दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, वो पेन अपने आप कम होता आ जाएगा। तो ये तो होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी में क्या आएगा कि मतलब कोई और डिजीज थी जिसकी वजह से उसको डिस्मेनोरिया हुआ और पेनफुल उसको मेंसेस आ रहे हैं। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज नेम फॉर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दैट कम बैक एवरी टाइम। हर बार आएंगे अगर ये हॉर्मोन्स को बैलेंस ना किया जाए तो। जब भी पीरियड्स आएंगे तो हर बार ये पेन होता है, बट आर नॉट ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब यहाँ इस कंडीशन में प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई और उसको मेडिकल कंडीशन नहीं है, यानी कि कोई और उसको डिजीज शरीर में नहीं है, बस यही है। और ये क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजीज में चलती है बॉडी की, कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं, जो शेड होती है या फिर जो टूट के बाहर निकलती है मेंसेस के टाइम पे, वो एक नेचुरल केमिकल रिलीज करती है। नेचुरल मतलब कि कोई विजातीय पदार्थ नहीं है, उसमें बनता ही है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में बनता है तब ये क्या होता है, पेन फील होता है। जितना ज्यादा मात्रा में बनेगा ये, उतनी ज्यादा मात्रा में पेन होगा। तो पेन यूजुअली बिगिंस 1 or 2 days before you get your periods or when the bleeding actually starts। या तो जैसे मान लिया किसी के मेंसेस आने हैं 10 तारीख को, तो या तो ये पेन प्राइमरी डिस्मेनोरिया का 8 से स्टार्ट हो जाएगा, या 9 से स्टार्ट हो जाएगा, या 10 से ही स्टार्ट हो जाएगा। और मान लिया उसके रहते हैं 4 दिन, कि 11 को रहेंगे, उसके 12 को रहेंगे और 13 तक। पहले दिन उसको ज्यादा पेन होगा, दूसरे दिन भी ये पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा, और 13 और मतलब 13 और 14 तारीख को लगभग उसका पेन डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो लेयर एंडोमेट्रियम की निकल जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बनाना बनना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और ये केमिकल बनना कम हो गया तो पेन भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो पेन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन योर लोअर एब्डोमेन, मतलब थोड़ी मात्रा में पेन हो सकता है और ज्यादा मात्रा में भी पेन हो सकता है। लोअर एब्डोमेन में होगा, यानी कि जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा होता है, कमर में हो सकता है, और थाइज में पेन हो सकता है। ठीक है, और पेन जो है यूजुअली सबसाइड्स विद इन 2 to 3 days। 2 से 3 दिन में ये पेन अपने आप ठीक भी हो जाता है। ये सबसे कॉमन टाइप का है प्राइमरी डिसमेनोरिया। तो ये हिंदी में है, जिसको देखना हो इसमें देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी। इसमें थोड़ा सा चेंज है, शरीर में पहले कोई और बीमारी होगी। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको एंडोमेट्राइसिस हो सकता है, या फिर यूट्रस का कैंसर, कुछ भी हो सकती है उसको प्रॉब्लम। पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है। उसके बाद जब उसके हॉर्मोन्स गड़बड़ होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिसबैल अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया।
if you have painful periods because of a condition or an infection in your reproductive organs। ये अब इसमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तब ये पेन कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला पेन था वो नहीं है, ये इन्फेक्शन या फिर किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से इसमें पेन होता है। पेन फ्रॉम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यूजुअली बिगिंस अर्लियर इन यूर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जैसे मान लिया वहां पे 10 का एग्जांपल लिया था, तो ऐसा नहीं है कि अब 8 या 9 को स्टार्ट होंगे, हो सकता है वो 1 तारीख से 2 तारीख से स्टार्ट हो जाए, इतने दिन से क्या हो जाए, पेन स्टार्ट हो जाए, एंड लास्ट लॉन्गर देन टिपिकल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। और इसमें स्टार्ट हो रहे थे कि जब आपके मेंसेस मान लिया 13 को खत्म होते हैं, तो 13 तक ये या फिर 14 तक ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ये लंबे समय तक चलता है, हो सकता है 20 तारीख तक, 25 तारीख तक ये पेन रह जाए, तो लंबा चलता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, इसमें यू मे एक्सपीरियंस क्रैम्पिंग several days before you get periods and the pain lasts until the bleeding completely stop। और जब तक ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद ना हो जाए तब तक ये पेन हो सकता है होता रहे। तो ये आता है सेकेंडरी में, और ये लेस कॉमन होती है, मतलब ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि कुछ कोई और बीमारी हो उसको और उसकी वजह से पेनफुल मेंसेस उसके आए। तो ये हिंदी में है, तो हिंदी में भी देख सकते हैं जिसको देखना हो। अब इसके बाद आता है मेनोपॉज, जो इसके गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके जो योगाभ्यास हैं वो सब कॉमन चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में एक बार ही डिस्कस करेंगे, और जो प्रसव संबंधी आएंगे गर्भावस्था के दौरान या फिर उसके बाद में जो करने के आएंगे, वो हम लास्ट में अलग से डिस्कस करेंगे। तो मेनोपॉज, पहली चीज मेनोपॉज से समझने से पहले होती है एक टर्म, मिनार्क। इसको क्या बोलते हैं, कि जब 13-14 साल की उम्र में किसी भी लड़की में मेंसेस स्टार्ट हो, ऑनसेट ऑफ मेंसेस। और जब ये मेंसेस नेचुरली रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से बंद हो जाते हैं, आते नहीं है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज, यानी कि जो मेंसेस हो गए वो पोज हो गए हैं, सिजेशन ऑफ मेंसेस। तो मेनोपॉज इज व्हेन पीरियड स्टॉप्स फॉर गुड, यानी कि कोई बीमारी नहीं थी कि जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस था, उसकी बॉडी में इतना ही, इतने दिन ही या फिर इतने साल ही मेंसेस आने थे, कि जो इसकी एवरेज रेंज मानी जाती है वो मानी जाती है कि 45 से 55 की बीच में, इस एज के बीच में, ये 10 साल का बफर लिया गया है कि इस बीच में जो है मेनोपॉज कभी भी आ सकता है महिला को, ठीक है। ये एक एवरेज टाइम बोला गया है, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद तक भी कुछ महिलाओं में हो सकते हैं। लेकिन जो मीनार की बोली गई है वो बोली गई है 13 से 14 साल की, इस उम्र में वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इट इज डायग्नोस्ड, अब कब बोलेंगे कि मान लिया किसी महिला को मेंसेस आने बंद हो गए हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो क्या उसको डिक्लेयर कर देंगे 2 महीने के बाद कि इसको मेनोपॉज हो गया है? नहीं। जब उसको लगातार 12 महीने तक मेंसेस ना आए, ठीक है, 12 महीने का क्राइटेरिया लिया गया है डब्ल्यूएचओ ने, कि लगातार उसको 12 महीने मेंसेस ना आए, या फिर कोई वेजाइनल ब्लीडिंग ना हो, या फिर कोई स्पॉटिंग ना दिखे, तब उसको बोलेंगे कि अब इस महिला का मेनोपॉज हो गया। तो नेचुरल है ये, कोई इसमें बीमारी नहीं है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, कि स्टार्टिंग में पहले इरेगुलर होना स्टार्ट होंगे, कि पहले तो हर महीने साइकिल रिपीट होती थी, अब हो सकता है कि 1 महीना छोड़ के रिपीट हो, कि इस महीने आ गए, अगले महीने ना आए, फिर अगले महीने आ जाए, फिर 2 महीने का गैप हो जाए, फिर 3 महीने का, ठीक है। तो इस तरह इरेगुलर पीरियड्स स्टार्टिंग में होंगे, उसके बाद मेनोपॉज की कंडीशन आती है। जो वजाइना है उसमें ड्राइनेस आती है, वजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेज, यानी कि उसका जो चेहरा है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लाल लाल होना शुरू हो जाएगा। नाइट स्वेट्स, रात को उसको पसीना आएगा। ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं, हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उस टाइम पे कम होता है, कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है,
मूड चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एकदम से, क्योंकि हार्मोनल का इतना उतार चढ़ाव बहुत फास्ट होता है इसमें। तो मूड चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। ट्रबल फाइंडिंग वर्ड्स एंड रिमेम्बरिंग ऑफन कॉल्ड ब्रेन फॉग। मतलब कुछ बोलना हो उसको, मतलब इतना मूड चेंजेस हो जाते हैं उसमें, इतना इरिटेटेड वो महिला रहती है कि उसको क्या बताऊं। तो आपको समझ में सारा आ ही जाता होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पेरी मेनोपॉजल सिंड्रोम। अब अगर किसी ने पहले वाली वीडियो देखी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी की, जो एनाटॉमी की थी, तो उसमें पेरी का मतलब बताया गया था। तो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। किसके सराउंडिंग? मेनोपॉज के सराउंडिंग। यानी कि पेरी मेनोपॉजल सिंड्रोम में क्या आ जाएगा कि मेंसेस आने से पहले का टाइम और कुछ मेंसेस आने के, सॉरी, मेनोपॉज आने के पहले का टाइम और कुछ मेनोपॉज के बाद का टाइम। तो ये उसके चारों ओर का जो एक वातावरण बनता है कि मान लिया यहाँ पे इस स्टेज पे मेनोपॉज आ गया है, इससे पहले के कुछ साल और इसके बाद के कुछ साल, तो ये सारा पेरी मेनोपॉजल सिंड्रोम में आएगा। मतलब इस टाइम पीरियड में जो भी उसमें लक्षण देखने को मिलेगा महिला में, तो वो पेरी मेनोपॉजल सिंड्रोम का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें? इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिफोर मेनोपॉज। मतलब जो एक ट्रांजिशन होती है कि महिला किस में प्रवेश करती है कि पहले तो उसके रेगुलर मेंसेस आते थे, अब वो उसके हॉर्मोन्स जो है वो बनना कम हो रहे हैं, यानी कि वो अगली फेज में अपनी लाइफ की एंटर कर रही है। ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, मतलब दो शरीर की अवस्थाओं के बीच का गैप। ठीक है। तो पेरी मेनोपॉज कैन लास्ट फॉर ईयर्स। तो मतलब कई सालों तक ये चल सकता है कि कभी आ जाएं, मान लिया 6 महीने तक मेंसेस ना आए और 6 महीने के बाद फिर से आ जाएं, तो कई सालों तक ये ऐसा साइकिल चल सकती है। Perimenopause is when your body starts transitioning to menopause. So during this transition, इस transition में क्या होगा? Your ovaries begins producing less hormones. ovaries जो hormones हैं वो कम बनाना शुरू कर देंगे, और इसमें स्पेशली होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। क्योंकि दो ही हार्मोन सेक्रेट करती है ये, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो स्पेशली एस्ट्रोजन causing your menstrual cycle to become erratic or irregular। तो इसमें irregular क्या हो जाएगी? menstrual cycle हो जाएगी। In perimenopause your body is moving towards the end of your reproductive year। कि जो उसके रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं, कि वो कंसीव कर सकती है, गर्भावस्था उसमें आ सकती है, तो अब उसके एंड की तरफ है, अंत की तरफ है पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम में। तो नेचुरल है ये भी, नॉर्मल प्रोग्रेशन है कि नॉर्मल उसकी जो अवस्था वो चेंज हो रही है, बट इट कम्स विद बोथ फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स। क्योंकि मूड चेंजेस इसमें होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होंगे, क्योंकि एक हार्मोन जो है वो कम बन रहा है, जो इसके काम थे वो सारे के सारे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या इसमें लक्षण आएंगे? तो पहला आएगा इसमें इरेगुलर पीरियड्स। ठीक है। तो पिछले वाली स्लाइड में दोबारा दिखा देता हूँ एक बार, अगर किसी को हिंदी में देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है सिम्टम्स इसके, इरेगुलर पीरियड्स या फिर स्किपिंग मील्स, स्पीकिंग स्किपिंग पीरियड्स। कि मतलब स्किप होने लग जाएंगे उसके शुरू, कि एक महीना आया, दूसरे महीना स्किप हो गए, तीसरे महीना फिर आ गए, फिर 2 महीना फिर नहीं आए, और आगे एक महीना फिर आ गए। ठीक है। तो स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगे। पीरियड्स दैट आर हैवियर और लाइटर देन यूजुअल, कि जैसे नॉर्मल जो उसको ब्लीडिंग होती थी, तो वो या तो उससे कम आएंगे इसमें, इस फेज में, या फिर उससे ज्यादा हैवी ब्लीडिंग इसमें होगी। तो चेंजेस इन मूड लाइक इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स। इरिटेबल वो हो जाएगी, इरिटेटेड रहेगी महिला, डिप्रेशन भी, और मूड स्विंग्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। लो लिबिडो, यानी कि जो यौन संबंध बनाने में उसकी लो लिबिडो, यानी कि यौन संबंध बनाने में उसकी कम इच्छा होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो उसको पेन ज्यादा हो रहा है, और ऊपर से उसको हॉर्मोन्स जो है वो नहीं बन रहे हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से। यूरिनरी अर्जेंसी, कि बार बार उसको क्या होगा, बार बार उसको बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा। स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद उसको कम आएगी, इंसोम्निया भी हो सकता है उसको। ठीक है। तो ये थे इसके लक्षण इसके, हिंदी में भी देख लीजिए सारे के सारे। अब इसमें जो भी हमने डिजीज की है, एक किया डिसमेनोरिया, एक किया मेनोपोज, और एक किया पेरीमेनोपोजल सिंड्रोम, तो तीनों के लिए कॉमन जो है योगाभ्यास है
क्या क्या करवाएंगे इसमें आसन में? जो सबसे मेन बताया गया है वो बताया गया है शक्तिबंध समूह के आसन। ये कर सकते हैं। वज्रासन कर सकते हैं, शशांक आसन, मार्जारी आसन, व्याघ्रासन, सूर्य नमस्कार, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, शशांक भुजंगासन, पीछे झुकने वाले आसन जो हैं जैसे कि भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, चंद्रासन, ग्रीवासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्य आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, उत्थानासन, ताड़ासन, पाद हस्तासन और हनुमान आसन। तो ये सारे आसन कर सकते हैं जिसमें मेन शक्तिबंध समूह को मेनली बताया गया है कि ये कर सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद के साथ में उज्जाई कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद मुद्रा और बंद आती हैं। विपरीत करणी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, मूल बंद। और अगर मूल बंद लगाने के बाद चक्र या बेहोशी का आभास होने लगे तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो प्राइमरी प्राथमिक एमेनोरिया है, अनारता हो, उसमें इसको वर्जित बताया गया है, निषेध बताया गया है मूल बंद। ठीक है। तो प्राथमिक अनारता बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, यानी कि मेंसेस उसके बिल्कुल ही आना बंद हो गए। तो मूल बंद इसमें नहीं करेंगे, वर्जित होता है। ठीक है। सहजोली मुद्रा, महामुद्रा और महाभेद मुद्रा। तो ये मुद्रा और बंद हो गए इसके। षटकम में जलनेति, कुंजल, संग प्रचालन ये कर सकते हैं। शिथिलीकरण में शवासन में लेटकर पेट से श्वास लेनी है, उधर श्वसन करना है और योग निद्रा इसमें कर सकते हैं। ध्यान में ये जो ध्यान की अलग अलग तरीके बताए गए हैं इसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो या तो जपा जप, या फिर अंतर्मौन, या फिर चिदाकाश धारणा, मंत्र जाप, नाद योग। और ये करना किसमें है? सिद्ध योनि आसन में बैठ के करना है, चाहे कोई भी आप इसमें से ध्यान की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो रजस्राव के दौरान निषेध किस किस चीज का है? तो सिर नीचे करने वाले आसन, मतलब जब मेंसेस चल रहे हैं, पीरियड्स आ गए हैं, तो उस टाइम पे निषेध किस किस चीज का करना है आपको? तो सिर नीचे करके जो सिर जिसमें नीचे होता है जिस भी आसन में, जैसे सर्वांगासन और शीर्षासन, ये वाले आसन नहीं करने होते। तो ये था आपका गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो अभी तक हमने किए हैं। इसके बाद आती है आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स। इसमें पहला टॉपिक आता है एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल कौन सी अवस्था है कि जिसमें इसको बोलते हैं प्रसव पूर्व देखभाल। क्योंकि जब प्रसव नहीं हुआ है यानी कि डिलीवरी नहीं हुई, उससे पहले की अवस्था। ठीक है। और उससे पहले की अवस्था क्या होती है? प्रेगनेंसी। तो यानी कि प्रेगनेंसी जब तक है, जो 9 महीने का एक एवरेज टाइम बोला गया है, तो उस 9 महीने क्या क्या देखभाल करनी होती है इसमें, तो वो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो एंटीनेटल केयर इज द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था के दौरान उसकी केयर करना, ये एंटीनेटल केयर में आता है, जिसको शॉर्ट में हम एएनसी भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी एम क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? एएनसी इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड देयर अनबॉर्न बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि जो माता है और वो जो बच्चा है उसकी रक्षा करना, उसकी जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन रखना, ताकि जो मदर है वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे। ठीक है। प्रेगनेंसी ए हेल्दी मदर एंड ए हेल्दी बेबी। ठीक है। तो गोल्स क्या है इसके? कि जो मोर्टेलिटी है और जो मोर्बिडिटी, वो हम महिलाओं की, मतलब माताओं की, और जो बच्चे हैं उनके, उनकी कम कर सकें आप। मोर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है। मोर्बिडिटी जो एक सीरियस जो इलनेस हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ महिलाओं कुछ बच्चों में जन्मजात हो जाते हैं, तो उस रेट को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना, यही इसका मेन गोल। और दूसरा गोल क्या है? कि इम्प्रूव करना उनके फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को। यानी कि वो शारीरिक रूप से भी उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, महिला और बच्चे दोनों, और उनके परिवार की भी। ठीक है। क्योंकि अगर महिला ठीक रही गर्भावस्था के दौरान तो उसका बच्चा हेल्दी होगा, उसका बच्चा हेल्दी होगा और माँ भी हेल्दी होगी, तो उनकी जो फैमिली के जो एक मेंटल हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ये है आपका एंटीनेटल केयर। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि
क्या क्या इसमें टेस्ट होते हैं, कि प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है, तो ये भी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो टेस्ट होंगे कि प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है। ठीक है, तो एक होता है यूपीटी, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। एक तो यूरिन से होगा, यूरिन में वो एक हार्मोन के लेवल को जांचते हैं, किट आती है इसकी, तो यूपीटी किट से कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है, यूएसजी। ठीक है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि गर्भावस्था में योगाभ्यास कौन से करने हैं। तो पूरी जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसको 9 मंथ्स में डिवाइड किया गया है एवरेज, और इस 9 मंथ्स को भी 3 3 महीने का 3 ग्रुप इसमें बना दिए। तो पहले को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 महीनों का जो एक समूह बनता है। फिर अगले 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर, और उससे अगले 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले बताया गया है इसमें कि पहले 3 महीने कौन से आसन कर सकते हैं, कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। तो पहले 3 महीने में जो उसकी पेट की मांसपेशियां हैं, उदर की मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, तो सुप्त वज्रासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, हंस आसन, मत्स्य आसन और शक्तिबंध समूह के आसन। तो ये तो है पेट के ऊपर जो इफेक्ट डालेंगे, ताकि जब प्रेगनेंसी में वो आगे वाली अवस्था में पहुंचे तो ना उसको पेट की कोई समस्या हो, ना उसको पाचन की कोई समस्या हो, तो ये मांसपेशियां जो हैं मजबूत होनी चाहिए। फिर मेरुदंड, जो उसकी स्पाइन है, वो क्या हो, लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, और उसमें बल भी क्या हो, भरपूर मात्रा में हो। तो उसको सबल करने के लिए मेरुदंड को, यानी कि जो वर्टिब्रा है उसको स्ट्रोंग करने के लिए, तो सुप्त वज्रासन, मार्जारी आसन, व्याघ्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार और भुजंग आसन इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद है पीठ की, मतलब जो कमर की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने के लिए कौन से कर सकते हैं, तो पीछे झुकने वाले हैं स्पेशली, तो भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, सर्वांगासन, शशांकासन, सुप्त वज्रासन, ये पेट के लिए करते हैं। यानी कि जिस भी आसन में पेट की मांसपेशियां जो है स्ट्रेच होती हैं, वो आसन इसमें कर सकते हैं। फिर जो पेल्विक फ्लोर है, जहां से किसी बच्चे, जिसको हम अपत्य मार्ग भी बोलते हैं, यानी कि जहां से बच्चे की डिलीवरी होनी, तो उस एरिया को भी मजबूत करना होता है, ताकि जो बच्चे की डिलीवरी में कोई भी परेशानी उसको महसूस ना हो, आराम से डिलीवरी हो जाए, ना बच्चे को नुकसान हो ना माँ को नुकसान हो। तो उसके लिए कौन से आसन कर सकते हैं पहले 3 महीने में। ठीक है, तो ये स्पेशली ध्यान रखना है कि पहले 3 महीने की हम बात कर रहे हैं, कि जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला, यानी कि जो इसमें पता करते हैं हम कि एलएमपी उसकी कितनी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एलएमपी कितनी है उसकी, लास्ट बार महीना कब आया था उसको, तो उससे 3 महीना हम काउंट करते हैं। और महीना इसमें लिया जाता है 28 दिन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो मार्जारी आसन, व्याघ्र आसन, शशांक आसन, मत्स्य आसन, और पालथी में बैठकर किए जाने वाले सभी आसन, और सिद्ध योनि आसन। तो ये पेल्विक फ्लोर को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो ये आसन इसमें किए जा सकते हैं। प्राणायाम में क्या क्या करेंगे पहले 3 महीने में, शीतली कर सकते हैं, शीतकारी कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं धीरे धीरे, और भस्त्रिका कर सकते हैं, और नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो अगले नेक्स्ट 6 मंथ है, 3 महीने तो हो गए, अब बाद वाले 6 महीने, उसमें कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं, कि जैसे ही चौथा महीना शुरू होता है गर्भावस्था का, तो शरीर को ऊपर की ओर और नीचे की ओर खींचने वाले, या फिर जिसमें तनाव आता है शरीर में, तो वो वाले आसन इसमें नहीं करने चाहिए। या फिर पेट को जो अत्यधिक संकुचित करने वाले आसन है उनको भी क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये जो इससे पहले वाले 3 महीनों में किए थे, इसके स्थान पर क्रम से क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, यानी कि ये नहीं करने हैं अब। ठीक है, ये दोनों नहीं करने हैं। इसके स्थान पर क्या करना है, प्राणायाम आसन कर सकते हैं, और जालंधर बंद का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, फिर छठा मास जब प्रारंभ हो जाए, यानी कि 4th और 5th मंथ में आपको ये करना है। आसन की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो आगे, जैसे कि आगे झुकने वाला पश्चिमोत्तानासन, पीछे झुकने वाला जैसे उष्ट्रासन और चक्रासन, इस अभ्यास के करते समय उसको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, कठिनाई महसूस हो सकती है, तो ये भी ना करें।
फिर इसके बाद कि कुछ महिलाएं होती हैं कि जिनको बार बार अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, यानी कि जो 9 महीने का टाइम था पूरा, कि 9 महीने पे डिलीवरी नहीं होती है, उनकी 9 महीने तक पहुंचती ही नहीं है वो, या तो 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है या 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। तो यानी कि पूर्व प्रसव उनका हो जाता है, या फिर ब्रंश, कि जिनको या तो प्रोलैप्स की सिचुएशन जिनके बन जाती है, ठीक है, कि पहले कंसीव करने से पहले यूट्रस प्रोलैप्स, वेजाइनल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, ये उसको समस्या थी, या फिर उसको बार बार अबॉर्शन हो जाता हो, कंसीव किया और अबॉर्शन हो गया तो 2-3 महीने के बाद, और या फिर क्या हो जाता हो, मिसकैरेज हो जाता हो। तो अगर ये कंडीशन किसी महिला में मौजूद है तो इसमें विशेष करके ध्यान रखना है क्या क्या नहीं करना है। सुप्त वज्रासन नहीं करना है, और उकड़ू बैठकर किए जाने वाले कोई भी आसन का अभ्यास इसमें नहीं करना है उस महिला को जिसको बार बार मिसकैरेज होता हो, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी पूरे 9 महीने तक ना पहुंचती हो, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती हो। ठीक है, तो वो पवन पवन मुक्तासन वो कर सकते हैं। पवन मुक्तासन 6 थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद सभी कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए विशेष तौर पे बताया गया है। फिर जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, कि जिनको ना ओवरशन होता है ना मिसकैरेज होता है, तो उनके लिए क्या है कि गर्भावस्था के आरंभ से यानी कि स्टार्टिंग से और लास्ट तक क्या करना है, जोकड़ू बैठकर किए जाने वाले आसन, कि जैसे काली आसन हो गया, कौवा चाल हो गया, लकड़ी काटना, नमस्कार आसन, उत्तरासन, मारजारी आसन, कंद्रासन और प्रणाम आसन, ये इसमें किए जा सकते हैं। जो पालथी मारकर करने वाले आसन है, जैसे सुखासन, स्वस्तिक आसन, अर्ध पद्मासन, सिद्ध योनि आसन, ये कर सकते हैं 4th मंथ के बाद। ठीक है, तीसरे महीने तक ये नहीं करने हैं। जब चौथा, जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये आसन किए जा सकते हैं। तो प्राणायाम में क्या करेंगे कि जो 3 महीने पूरे हो गए हैं, 3 महीने में हमने आसन प्राणायाम देख लिए थे कौन से करने हैं, तो अब आगे वाले आने वाले जो 6 महीने हैं, तो उसमें क्या क्या करना है कि जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट हो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें करना ही करना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो कपालभाति है उसको बंद कर देना चाहिए अब, क्योंकि जो फीटस है, जो गर्भ है, उसने थोड़ा सा जो यूट्रस है उसको भर लिया है। अब कपालभाति पॉसिबल नहीं है इसमें, इसकी जगह पे क्या किया जा सकता है, समवर्ती प्राणायाम इसमें कर सकते हैं, और वो भी सावधानी के साथ। बिल्कुल छोटे छोटे उसके लेने हैं कि एक जो स्ट्रोक है 1 मिनट में इसमें लेना है। फिर इसके बाद है, अगर भस्त्रिका प्राणायाम में भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है उसको, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके जारी तो रखना है ये, कि जितनी ज्यादा डीप ब्रीदिंग इसमें चलेगी उतना ज्यादा माता और बच्चे के लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जैसे उसको सुविधा महसूस हो, जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके इसको किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है पोस्ट नेटल केयर, यानी कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद क्या देखभाल करनी है आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें क्या क्या चीजें नोट करनी होती हैं, और क्या बच्चे का देखना होता है, क्या माता का चेक करना होता है। तो पोस्टपार्टम केयर है ये, यानी कि डिलीवरी के बाद की केयर है। पोस्ट नेटल पीरियड कैन बी डिफाइंड एज द फर्स्ट 6 to 8 वीक्स आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के जब 6 से 8 हफ्ते होते हैं, यानी कि आप मान के चलो इसमें 1.5 से 2 महीना, तो वो पोस्टपार्टम पीरियड में आता है। ऑल पोस्टपार्टम वुमेन शुड हैव रेगुलर असेसमेंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उनके यूटेराइन की टोन कैसी है, फंडल की हाइट, मतलब जो सारे ऑर्गन्स इसमें रिट्रैक्ट करते हैं वापिस अपनी नॉर्मल शेप में पहुंचते हैं, तो वो कितना किस रेट से पहुंच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो स्लो है बहुत उनका प्रोसीजर। तापमान चेक करते हैं कि कोई बुखार तो नहीं है उसको, हार्ट रेट उसमें चेक करेंगे, ये रूटीनली चेक करते हैं पहले 24 घंटे तक, क्योंकि पहला दिन जो होता है डिलीवरी के बाद का वो सबसे क्रिटिकल इसमें माना जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ। इसमें ब्लड प्रेशर भी मेजर करना होता है माता का, क्योंकि अगर मान लिया उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है डिलीवरी के टाइम पे, तो हो सकता है उसका ब्लड ब्लड प्रेशर ज्यादा डाउन चला जाए, तो उसको भी मेंटेन करना होता है। अगर ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेन उसका कुछ हिस्सा डेड हो सकता है उसमें, जो ऑर्गन्स रिट्रैक्ट करने चाहिए वापस नॉर्मल पोजीशन पे, वो नहीं करेंगे। तो ब्लड प्रेशर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर नॉर्मल है तो सेकंड ब्लड प्रेशर भी देखना है, ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और छोड़ दिया। तो अगले 6 घंटे के बाद दोबारा से उसका बीपी चेक करना है, मतलब हर एक 6 घंटे तक 4 बार, पहले दिन 24 घंटे में 4 बार उसका बीपी चेक करते हैं। एक बार किया चेक डिलीवरी के 1 घंटे के बाद,
फिर दोबारा किया 6 घंटे के बाद, फिर अगले 6 घंटे के बाद एक बार और। ठीक है। फिर यूरिन पास किया कि नहीं किया है, ये पहले 6 घंटे में नोट करना है माता का। ठीक है। बच्चे के लिए 48 घंटे का टाइम होता है यूरिन के लिए, कि 2 दिन तक वो यूरिन पास करे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये 48 घंटे तक बच्चे का नोट करना होता है। ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें। तो इतना ही रखेंगे आज का, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को